जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है जी, सही है। तो जैसे कि आप लोगों को इल्म है इस बात का कि आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है, इसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है लाइट के चैप्टर को कवर करना। तो लाइट का चैप्टर जो है ओ लेवल फिजिक्स में एक बड़ा चैप्टर है और इसको एक क्लास में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने दो क्लासेस रखी हैं और हम आज की और कल की क्लास में जो इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो ये क्लास है, ये लाइट के जो टॉपिक का पहला हिस्सा है उसको हम कवर करेंगे और टॉपिक का दूसरा हिस्सा जो है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। बेसिकली लाइट का जो चैप्टर है, ये आपके ओ लेवल फिजिक्स के सिलेबस के वेव्स के सेक्शन में आता है। वेव्स का जो आपका सेक्शन है ओ लेवल फिजिक्स का, उसमें बेसिकली चार टॉपिक्स हमें कवर करने होते हैं और उसमें जो है एक टॉपिक जो होता है वो जनरल वेव प्रॉपर्टीज का होता है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पर जो है वो अवेलेबल है। दूसरा चैप्टर जो होता है वो लाइट का होता है, जो कि हम कवर करने जा रहे हैं। तीसरा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का होता है, जो कि लाइट के बाद हम कवर करेंगे। और फाइनली जो आखिरी चैप्टर वेव्स के सेक्शन में होता है वो साउंड का होता है, जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद कवर करेंगे। तो बेसिकली ये चार चैप्टर्स हैं और ये चार चैप्टर्स मिलकर जो है लाइट का सेक्शन बनाते हैं। अब लाइट का जो चैप्टर है, इस लाइट के चैप्टर में हमारे पास जो है बेसिकली तीन एरियाज हैं जो कि हम इसमें कवर करते हैं। यानी कि इसमें तीन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें कवर करने होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें लाइट के चैप्टर में कवर करना होता है, वो टॉपिक क्या होता है? वो टॉपिक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के चैप्टर में सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसको कवर करते हैं। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा होता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का होता है और फिर जो तीसरा हिस्सा होता है वो लेंसेज का होता है। यानी कि इस लाइट के पूरे चैप्टर को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसका पहला हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कहलाता है। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कहलाता है और इसका तीसरा हिस्सा जो है वो लेंसेज का कहलाता है। जब हम इन तीनों एरियाज को कवर कर लेंगे तो हमारा लाइट का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमारे वेव्स के सेक्शन का दूसरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। हम करेंगे इस तरह के, पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिटेल से डिस्कस करने के बाद हम इसकी जो है कुछ दो चार सवाल जो है इसके दो चार क्वेश्चन पास पेपर से करेंगे। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो है कवर करेंगे और उसके बाद जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ क्वेश्चंस जो है हम पास पेपर से करेंगे। एंड फाइनली आखिर में हम लेंसेज का टॉपिक जो है इसको डिस्कस करेंगे और फिर इसके कुछ क्वेश्चन जो है पास पेपर से करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं, आपको स्क्रीन पर एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये सामने ये जो है ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ है और ये सामने कुछ दरख्त आपको नजर आ रहा है। एग्जैक्टली यही पहाड़ आपको नीचे यहाँ पानी में भी नजर आ रहा है और यही दरख्त आपको पानी में भी नजर आ रहा है। तो पानी में बेसिकली आपको क्या नजर आ रहा है? पानी में आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। पानी में आपको इन पहाड़ों का और इन दरख्तों का क्या नजर आ रहा है? रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। तो इस रिफ्लेक्शन के ऊपर हम बेसिकली बात करना चाह रहे हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस आती है, बाउंस होती है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कैसे कह सकते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कह सकते हैं बाउंस बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। यानी जब रेज ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस आती हैं, तो रेज ऑफ लाइट जब किसी सरफेस से टकराकर वापस आती हैं तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि जब रेज ऑफ लाइट किसी सरफेस से बाउंस बैक करती हैं, तो रेज ऑफ लाइट का जो बाउंस बैक करना जो है क्या कहलाता है? रेज ऑफ लाइट का बाउंस बैक करना जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस ऑफ फ्रॉम अ सरफेस। अच्छा जी, अब जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनसे आपका जो है वो फेमिलियर होना जो है वो जरूरी है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस।
अब देखें जब रेज ऑफ लाइट की सरफेस से बाउंस बैक होती है तो होता क्या है। लेट सपोज ये एक रे ऑफ लाइट है, ये एक रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, इस सरफेस से टकराती है और उसे टकराकर बाउंस बैक करती है, यानी कि लाइट यहाँ पर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। जब ये रे ऑफ लाइट बाउंस होने के लिए यानी कि रिफ्लेक्ट होने के लिए आ रही होती है तो उस वक्त इस रे ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। जब एक रे ऑफ लाइट जो होती है किसी सरफेस से बाउंस बैक होने के लिए या दूसरे अल्फाजों में रिफ्लेक्ट होने के लिए आ रही होती है तो उस वक्त ये रे ऑफ लाइट क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे कहलाती है। जब ये सरफेस से टकराकर बाउंस बैक हो जाती है तो बाउंस बैक होने के बाद ये क्या कहलाती है, बाउंस बैक होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। यानी कि वो रे जो कि बाउंस होने के लिए रिफ्लेक्ट होने के लिए आ रही होती है, आने वाली रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और वो रे जो कि रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है सरफेस से उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जिस पॉइंट पर रे सरफेस को हिट करती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर लाइट या रे ऑफ लाइट सरफेस को हिट करती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, नॉर्मल। दोबारा सुने, जो रे ऑफ लाइट आती है, आने वाली रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जब ये टकराकर वापस चली जाती है तो टकराकर जाने वाली रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आके टकराती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उस परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, उस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहते हैं। अब अगर आप इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल निकालें तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल जो क्या कहलाता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, इसको नॉर्मली हम आई से शो करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसे आमतौर पर हम स्मॉल आर से शो करते हैं। दोबारा सुने, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली स्मॉल आई से शो करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसे नॉर्मली हम स्मॉल आर से शो करते हैं। असूल यहाँ पर ये होता है कि जब कभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। असूल ये है कि जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी कि स्मॉल आई जो है वो स्मॉल आर के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सो याद रखें, जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है जी। अब जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो उसकी वजह से जो है वो क्या होता है, इमेज बनता है। इमेज जिस चीज पे बनता है उस चीज को हम मिरर कहते हैं। मिरर वैसे तो बहुत सारी तरह के होते हैं, लेकिन एक मिरर की खास टाइप होती है उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वो मिरर होता है जो कि फ्लैट होता है। कैसा होता है, फ्लैट यानी कि सीधा चपटा मिरर होता है। वरना बहुत सारे मिरर कर्व्ड भी होते हैं। तो यहाँ पर हम कर्व्ड जो है वो मतलब कर्व्ड मिरर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम फ्लैट मिरर की बात कर रहे हैं। फ्लैट मिरर को हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कह रहे हैं। जब आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना इमेज नजर आता है। यहाँ पर आपको एक बहुत क्यूट सा बेबी नजर आ रहा है जो कि मिरर के सामने है, और मिरर में इस बेबी का आपको इमेज नजर आ रहा है। तो प्लेन मिरर में जब किसी आप कोई इमेज देखते हैं तो उस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मिसाल के तौर पर इस बेबी का इमेज जो आपको इस प्लेन मिरर में नजर आ रहा है, इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और वो प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्रॉपर्टीज आपके सामने मैं दिखाता हूँ। जब प्लेन मिरर में एक इमेज बनता है तो सबसे पहले वो इमेज क्या होता है, वो इमेज वर्चुअल होता है। वो इमेज क्या होता है, वर्चुअल। अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब ये होता है कि हम इमेजेस की जब बात करते हैं, जब हम किसी मिरर के जरिए या किसी लेंस के जरिए इमेज बनाते हैं तो इमेजेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक इमेज वो होता है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ आपका इल्यूजन होता है, आपकी नजर का धोखा होता है, उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और एक इमेज वो होता है जो कि वाकई में एग्जिस्ट करता है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, और वो मतलब मौजूद होता है, रेज ऑफ लाइट के मिलने की वजह से बनता है। उस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। तो मैंने आपसे कहा कि इमेज दो तरह के होते हैं, एक वर्चुअल इमेज होता है और एक रियल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज वो होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, उसी को हमारा इल्यूजन होता है, हमारी नजर का धोखा होता है। और रियल इमेज वो होता है जो कि रियली एग्जिस्ट करता है। अब वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि एक वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते।
एक वर्चुअल इमेज जो है स्क्रीन पर नहीं आता, वो बस सिर्फ आपको नजर आता है लेकिन वो स्क्रीन पर नहीं आ सकता। जबकि रियल इमेज जो होता है वो आपको नजर भी आता है और स्क्रीन पर भी आ सकता है और वो फिजिकली एग्जिस्ट भी करता है। मिसाल के तौर पे जब मैं आपको क्लास में प्रोजेक्टर पे पढ़ाता हूँ, तो प्रोजेक्टर का इमेज आपको जो है बोर्ड पर या स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। तो चूंकि वो इमेज बोर्ड पर या स्क्रीन पर आ सकता है, तो प्रोजेक्टर जो इमेज बनाता है वो रियल इमेज होता है। आप सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं, तो फिल्म में जो आपको शाहरुख खान नजर आता है स्क्रीन के ऊपर, तो वो इमेज भी रियल इमेज होता है क्योंकि वो स्क्रीन पर आ रहा होता है। लेकिन मिरर में जब आप देखते हैं, तो मिरर में जब आप देखते हैं तो आपको जो शरीफ आदमी नजर आता है, उस शरीफ आदमी को आप किसी दीवार पर या किसी स्क्रीन पर नहीं ला सकते। वो सिर्फ मिरर में आपको आपके दिमाग के, आपकी नजर के धोखे की वजह से नजर आता है। तो ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं? ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज के बारे में मैं एक दो छोटी मोटी बातें यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्चुअल इमेज के बारे में सबसे पहली बात तो क्या है कि जो वर्चुअल इमेज होता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है? वर्चुअल इमेज जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ आपको नजर आता है, वो आपकी नजर का धोखा होता है। वो वैसे टेक्निकली जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। और दूसरी वर्चुअल इमेज की खास बात क्या है कि वर्चुअल इमेज जो है, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन। ठीक है? यानी कि वर्चुअल इमेज जो है वो एक स्क्रीन पर नहीं आ सकता। स्क्रीन पर जो इमेज आता है वो इमेज रियल इमेज कहलाता है। तो वर्चुअल इमेज जो होता है उसके बारे में दो बातें याद रखें कि एक तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमारी नजर का धोखा होता है। और दूसरा है कि जो वर्चुअल इमेज है उसको आप जो है स्क्रीन पर नहीं ला सकते। वर्चुअल इमेज जो होता है वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं होगा, बस आपको मिरर में तो नजर आएगा पीछे, लेकिन वो स्क्रीन पर नहीं आ सकता। दूसरी बात है कि जो वर्चुअल इमेज बन रहा है, प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है, ये अपराइट है। अपराइट का मतलब ये है कि जैसे ये बेबी आपको नजर आ रहा है, तो जो बेबी है, जिसके आप बेबी के इमेज को देखें, तो बेबी का सर ऊपर और टांगे नीचे। इमेज के अंदर भी बेबी का सर ऊपर और टांगे नीचे। तो अपराइट इमेज का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज भी सीधा होगा, अगर ऑब्जेक्ट अगर उल्टा है तो इमेज भी उल्टा होगा। मिसाल के तौर पर अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा होना चाहिए। या फर्ज करें अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा होना चाहिए। यानी कि सर ऊपर टांगे नीचे, इसको हम अपराइट इमेज कहते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो होती है लेटरली इन्वर्टेड। यानी कि ये इमेज उल्टा तो नहीं होता लेकिन ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि राइट जो होता है वो लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट जो है वो राइट हो जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो 180 डिग्री घुमा हुआ होता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप जो है वो मिरर में जब कंघा करते हैं, अपने बाल बनाते हैं सुबह, तो आप सीधे हाथ से कंघा कर रहे होते हैं, लेकिन आपको जो मिरर में बंदा नजर आ रहा होता है वो उल्टे हाथ से कंघा कर रहा होता है, क्योंकि आपका सीधा हाथ उल्टा बन जाता है, उल्टा सीधा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लेटर आर है, इसको आप मिरर के सामने रखें तो यार आपको मिरर में ऐसा नजर है। अब देखें अपराइट है, अपराइट क्यों है कि आर का टॉप टॉप पर ही है, आर का बॉटम बॉटम पे ही है। लेकिन जो आर का राइट है वो इमेज का लेफ्ट है, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो इमेज का राइट है। यही वजह है कि जब आप जैसे एम्बुलेंस होती है, तो एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस इस तरह लिखा हुआ होता है। ठीक है ना? तो एम्बुलेंस उल्टा करके क्यों लिखा होता है? एम्बुलेंस उल्टा करके इसमें लिखा हुआ होता है कि जब कोई आदमी जो है वो अपने कार के मिरर में इसको देखेगा, तो ये एम्बुलेंस जो कि उल्टा लिखा हुआ है, तो उल्टे का उल्टा एम्बुलेंस को ऐसा नजर आए। यानी कि इसको एम्बुलेंस जो है इस तरह से सीधा नजर आए। अगर हम एम्बुलेंस इस तरह से लिख देंगे एम्बुलेंस के ऊपर, तो आपको मिरर में ऐसा नजर आएगा, तो आपसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। इसलिए हम एम्बुलेंस जो है वो इस तरह करके लिखते हैं, लेटरली इन्वर्टेड करके लिखते हैं, ताकि जब आपकी गाड़ी का बैक मिरर जो है वो इसका इन्वर्टेड इमेज बनाएगा तो आपको सीधा नजर आएगा। या फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, उसमें फायर इस तरह से लिखा होता है टॉप पे। जब आप अपनी कार के मिरर में देखेंगे तो कार के मिरर में आपको फायर इस तरह से लिखा हुआ नजर। ठीक है? चौथी जो प्रॉपर्टी होती है इसकी वो ये होती है कि इमेज सेम इन साइज होता है। यानी कि जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा इमेज का भी वही साइज होगा। जैसे मिरर में बच्चे का जो साइज है, इमेज का भी वही साइज है। ये इमेज जो है ना तो इस बच्चे से बड़ा नजर आ रहा है, ना इस बच्चे से छोटा नजर आ रहा है। और पांचवी ये कि इमेज जो बनता है ये इक्वल डिस्टेंस पे बनता है बिहाइंड द मिरर। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, तो ये एक पता नहीं क्या चीज है, वास है, ये बर्तन है, क्या है, तो इस बर्तन का इमेज आपको इस मिरर में नजर आ रहा है। अब ये बर्तन मिरर से जितना दूर रखा हुआ है, तो मिरर के पीछे भी आपको ये बर्तन उतना ही दूर नजर आ रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होता है, इमेज भी बिहाइंड द मिरर उतना ही दूर नजर आता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हुए, तो अगर आप मिरर के पास बढ़ेंगे, तो इमेज जो होगा वो भी मिरर के पास इस तरफ आए। और अगर आप मिरर से पीछे की तरफ हटेंगे, तो इमेज भी जो है पीछे की तरफ मिरर के अंदर इस तरफ हटेगा। यानी कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा वही
डिस्टेंस इमेज का भी मिरर से। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। जब कभी भी एक प्लेन मिरर के सामने इमेज बनाया जाता है तो ये 5 प्रॉपर्टीज इमेज में पाई जाती है। मिसाल के तौर पर पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है और जिसको आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते। अपराइट का मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो इमेज भी सीधा होगा, और अगर ऑब्जेक्ट उल्टा होगा तो इमेज भी उल्टा होगा। दैट इज कॉल्ड अपराइट इमेज। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो राइट होगा वो इमेज का लेफ्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होगा वो इमेज का राइट हो जाएगा। यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 180 डिग्री घूम जाएगा। सेम इन साइज का मतलब ये है कि जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का होगा। और एट इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर का मतलब ये है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर से होगा उतना ही दूर मिरर के अंदर इमेज भी मिरर से दूर होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जब आप जो है वो किसी प्लेन मिरर के जरिए इमेज को बनाते हैं। अब हमने ये रिफ्लेक्शन के बारे में जितना पढ़ा, इसके हम छोटे से एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं, 2-3 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ताकि हमारे जहन में रिफ्रेश हो जाए और फिर हम आगे चलें। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एंड इज रिफ्लेक्टेड, सो विच पेयर ऑफ एंगल्स मस्ट बी इक्वल इन द वैल्यूज। तो यहाँ पे कौन से जो है वो एंगल्स बराबर होने चाहिए। देखिए यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल से लेकर इंसिडेंट रे तक, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो एक्स और वाई तो जाहिर है बराबर ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो ये जेड है, ये जेड जो है 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और जो डब्ल्यू है ये भी 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये डब्ल्यू और जेड भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर एक्स और वाई बराबर होंगे और डब्ल्यू और जेड बराबर होंगे। तो डब्ल्यू और जेड का तो ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेकिन एक्स और वाई का ऑप्शन है आपके पास। लिहाजा आपका आंसर क्या होगा, सी हो। अगर यहाँ पर डब्ल्यू और जेड का भी ऑप्शन दिया हुआ होता तो फिर जो है ये बजाय एक केस में दो आंसर्स हो जाते। ज़ाहिर है एमसीक्यूज में दो आंसर्स तो हो नहीं सकते, तो लिहाजा आंसर तो एक ही होगा। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द डायग्राम शोज लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, विच रो गिव्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नेम ऑफ लाइन पी। कह रहा है कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा और लाइन पी क्यू का नाम क्या है। देखिए पहली बात तो ये कि अगर आप जो है रिफ्लेक्टेड रे को बनाए यूं करके, तो ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, वो भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री होना चाहिए क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 40 डिग्री है। दूसरी बात देखिए लाइन पी क्यू जो है उसको हम नॉर्मल कहते हैं, अभी हमारी बात हुई थी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर 40 डिग्री होगा। और जो लाइन पी क्यू है, इस लाइन पी क्यू को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन पी क्यू को हम नॉर्मल बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर ए हो गया। अब और आगे चलते हैं। कह रहा है विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब एन इमेज फॉर्म बाय अ वर्टिकल प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या वो इमेज रियल और इन्वर्टेड होता है, नहीं। प्लेन मिरर का जो इमेज होता है वो रियल नहीं होता, वो वर्चुअल होता है, और इन्वर्टेड नहीं होता, वो लेटरली इन्वर्टेड। बी में कह रहा है वर्चुअल एंड नॉट इन्वर्टेड। यस, वर्चुअल होता है, नॉट इन्वर्टेड। नॉट इन्वर्टेड का मतलब क्या है, नॉट इन्वर्टेड का मतलब है अपराइट। तभी हमारी बात हुई है कि ये अपराइट होता है, यानी कि उल्टा नहीं होता, ये सीधा होता है। लेटरली इन्वर्टेड एक अलग चीज है और इन्वर्टेड एक अलग चीज है। मिसाल के तौर पर अगर मैं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एफ, ठीक है। तो अगर एफ का इमेज ऐसे बनता है तो ये अपराइट है। अगर ऐसे बनता है तो ये लेटरली इन्वर्टेड है, और अगर ये ऐसे बनता है तो ये इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब सिंपली है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज ऐसा होना चाहिए, ये इन्वर्टेड है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना प्लेन मिरर में, और नॉट इन्वर्टेड होता। तो नॉट इन्वर्टेड को हम क्या कहते हैं, अपराइट कहते हैं। तो प्लेन मिरर का जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है और नॉट इन्वर्टेड होता है, यानी कि अपराइट होता है। वर्चुअल एंड अपराइट। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। सी और डी क्यों नहीं है आंसर,
सी में कह रहा है कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो रियल और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है। दोनों बातें गलत है। ना तो इमेज रियल होता है, वर्चुअल होता है, और ना ही लार्जर देन होता है, बल्कि सेम इन साइज होता है। डी में कह रहा है वर्चुअल होता है। वर्चुअल बिल्कुल होता है प्लेन मिरर का इमेज, लेकिन इसमें लिखा है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट नहीं होता, सेम इन साइज होता है। इसलिए आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, an object is placed in front of a plane mirror, the image produced is real and smaller than object। अभी बात हुई है ना, रियल होता है ना स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। रियल एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट तो होता है प्लेन मिरर का इमेज, लेकिन रियल नहीं होता। कह रहा है वर्चुअल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल तो होता है प्लेन मिरर का इमेज, लेकिन स्मॉलर नहीं होता। और कह रहा है वर्चुअल एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यस, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल भी होता है और ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर भी होता है, सेम इन साइज। Therefore, answer should be D। ठीक है जी। तो ये हमारी बात हो गई यहाँ तक, और हमने जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो लाइट का कंप्लीट कर दिया। ठीक है, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले पार्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो है डिस्कस करें। अब देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में क्या लिखा हुआ है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में लिखा हुआ है कि चेंज इन डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ लाइट when it travels from one optical medium to another। अब जरा इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूँ। सबसे पहली चीज आप समझें, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम का मतलब क्या है? ऑप्टिकल मीडियम का मतलब है एक ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट गुजर सकती है। जैसे लाइट हवा में से गुजर सकती है, लाइट पानी में से गुजर सकती है, लाइट ग्लास में से गुजर सकती है, लाइट जो है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में से गुजर सकती है, लाइट जो है बहुत सारे ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स में गुजर सकती है, लाइट जो है डायमंड में से गुजर सकती है। तो वो तमाम सॉलिड्स, वो तमाम लिक्विड्स और वो तमाम गैसेस जिनमें से लाइट पास हो सकती है, उन तमाम चीजों को हम ऑप्टिकल मीडियम। अब लाइट ट्रेवल कर रही है किसी ऑप्टिकल मीडियम में, और जब वो किसी ऑप्टिकल मीडियम से किसी दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में शिफ्ट होती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ वो अपनी स्पीड भी चेंज कर लेती है। मैंने क्या कहा? ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम आप एक ऐसे मीडियम को कहते हैं जिसमें से लाइट गुजर सकती है, यानी कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास, प्लास्टिक, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें से लाइट पास हो सकती है, उसे हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। अब लाइट जब किसी भी एक ऑप्टिकल मीडियम से किसी भी दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जब ट्रेवल करती है, तो जैसे ही लाइट का ऑप्टिकल मीडियम चेंज होता है, तो ऑप्टिकल मीडियम चेंज होते ही लाइट की दो चीजें चेंज हो जाती है। एक तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और दूसरा ये कि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। यहाँ सामने जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, इस तस्वीर में रिफ्रैक्शन को दिखाने की कोशिश की है। अगर आप गौर से देखें तो हमने ये पानी में ग्लास है और ग्लास में हमने स्ट्रॉ रखा। इसमें अगर आप स्ट्रॉ को देखें तो जो पानी के ऊपर स्ट्रॉ है वो आपको ऐसा नजर आ रहा है, और पानी के अंदर स्ट्रॉ जो है वो आपको ऐसा नजर आ रहा है। तो ये स्ट्रॉ थोड़ा सा राइट पर आपको नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो पानी के अंदर जब लाइट गई तो लाइट बेंड हो गई, इसलिए आपको स्ट्रॉ जो है थोड़ा सा हट के नजर आ रहा है। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग इमेज भी, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील होगी कि ऊपर का स्ट्रॉ जो है वो इधर है और नीचे का स्ट्रॉ जो है थोड़ा सा राइट पर है। हालांकि स्ट्रॉ तो सीधा होगा ना बिल्कुल ये, लेकिन ये पानी के अंदर का स्ट्रॉ आपको थोड़ा सा राइट पे क्यों नजर आ रहा है? कि जब लाइट पानी में एंटर हुई होगी तो पानी के ऊपर कौन सा मीडियम है? एयर। और एयर के नीचे कौन सा मीडियम है? वाटर। तो लाइट जब वाटर में एंटर हुई तो लाइट थोड़ी सी क्या हुई होगी? लाइट थोड़ी सी बेंड हुई होगी, लाइट ने थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की होगी, इसलिए आपको स्ट्रॉ जो है थोड़ा सा खिसका हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो ये चीज जो है क्या कहलाती है? इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि फिर उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। और उसकी डायरेक्शन और स्पीड का जो चेंज है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लेट सपोज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि हमने यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को दिखाने की कोशिश की है। ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि एक ऑप्टिकल मीडियम में ट्रेवल कर रही है। इस ऑप्टिकल मीडियम का नाम है ऑप्टिकल मीडियम 1। ये एक लाइन है,
इस लाइन के ऊपर एक मीडियम है और इस लाइन के नीचे दूसरा मीडियम है। इस लाइन के ऊपर जो मीडियम है वो हमारा ऑप्टिकल मीडियम 1 है और इस लाइन के नीचे जो हमारा मीडियम है वो ऑप्टिकल मीडियम 2 है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर जो है वो एयर है और नीचे वाटर है। तो जब लाइट जो है एयर से वाटर में जाएगी, जब लाइट जो है एयर से वाटर में जाएगी तो इसका मतलब है कि लाइट का ऑप्टिकल मीडियम चेंज होगा। अब ये एयर और वाटर तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, ये कोई से भी दो ऑप्टिकल मीडियम हो सकते हैं। अब पहले ऑप्टिकल मीडियम में लाइट बिल्कुल सीधी सिराते मुस्तकिल पे ट्रेवल कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर हुई तो आप देख सकते हैं कि लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन जैसे दूसरे मीडियम में एंटर हुई तो क्या हो गया, लाइट जो है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। हालांकि पहले लाइट जो ट्रेवल कर रही थी उसका ओरिजिनल पाथ ये था जो मैंने रेड डॉटेड लाइन के जरिए दिखाया हुआ है, यानी कि रे का ओरिजिनल पाथ बेसिकली ये था, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट ने अपना पाथ चेंज कर लिया और लाइट की अब डायरेक्शन ये हो गई। अब यहाँ पर लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसके साथ साथ लाइट की स्पीड भी चेंज हुई होगी। अनफॉर्चुनेटली मैं डायग्राम में स्पीड तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जब ये लाइट इस मीडियम में होगी तो इसकी स्पीड डिफरेंट होगी, और जब लाइट इस मीडियम में होगी यानी कि दूसरे मीडियम में होगी तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, क्योंकि मीडियम चेंज होने पर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। तो यहाँ से लाइट पहले मीडियम में थी, वहां से अब दूसरे मीडियम में एंटर हुई। जैसे लाइट दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो गई। इसको अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब सुने जरा बात, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। पहले मीडियम में जो रे ऑफ लाइट होती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो डायरेक्शन चेंज होने के बाद वो रे ऑफ लाइट क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे। पहले मीडियम में जो रे ऑफ लाइट होती है, जो हमारी ओरिजिनल रे ऑफ लाइट होती है, वो इंसिडेंट रे होती है। और जब वो दूसरे मीडियम में एंटर होकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है तो डायरेक्शन चेंज होने के बाद वो कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे। अगेन जिस पॉइंट से रे एंटर होगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में भी इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा था। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उस परपेंडिकुलर को हमने क्या नाम दिया था, नॉर्मल का नाम दिया था। अब अगर आप नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल निकालें, अगर आप नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल निकालें तो वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो तो रिफ्लेक्शन में भी कहलाता था। और अगर आप इसी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल निकालें तो वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर भी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो है आई से शो कर रहा हूँ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैं आर से शो कर रहा हूँ। वहां मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी आर से शो किया था। तो फर्क ये है कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके। अब मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि जब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। अब एक बात को ध्यान में रखें कि मैंने जो डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम में लाइट इस तरह से ट्रेवल कर रही थी और लाइट का ओरिजिनल पाथ जो था वो ये था, लेकिन लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होकर इस तरफ आ। अब अगर फर्ज करें कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से अगर डेविएट करती है तो वो तो रिफ्रैक्ट करके इधर भी जा सकती है। तो दो सूरतें हो सकती हैं, जब लाइट रिफ्रैक्ट करेगी तो या तो वो इस तरफ बेंड हो जाएगी या इस तरफ बेंड हो जाएगी। ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है। अब अगर लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर यूं चली जाती है तो ये लाइट हमारा जो नॉर्मल है, जब लाइन ड्रॉ की हुई ना नॉर्मल, ये नॉर्मल से मजीद दूर चली गई। मिसाल के तौर पर अगर लाइट रिफ्रैक्ट ना होती तो ये नॉर्मल से इतना दूर होती ना अभी, लेकिन अगर इस तरफ रिफ्रैक्ट होती है तो नॉर्मल से और ज्यादा दूर होती। तो हम बोलेंगे कि द लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अभी जो हमारी डायग्राम बनी है उसमें लाइट इस तरफ बेंड हुई है, यानी कि नॉर्मल से दूर हो गई लाइट या नॉर्मल के पास हो गई, ये लाइट नॉर्मल के और पास हो गई। ठीक है, ये लाइट जो नॉर्मल के और मजीद पास हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक रे ऑफ लाइट जो कि बिल्कुल सीधी चल रही होती है, जब दूसरे मीडियम में जाकर वो रिफ्रैक्ट होती है तो रिफ्रैक्ट होने के उसके दो तरीके हो सकते हैं। वो रिफ्रैक्ट होकर या तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है या नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कब जो है रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और कब वो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। इस बात का क्या मतलब है, मतलब ये है कि लाइट रिफ्रैक्ट कब होती है, लाइट रिफ्रैक्ट उस वक्त होती है जब वो एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में एंटर होती है। लाइट रिफ्रैक्ट कब होती है, जब लाइट जो है वो एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में
दाखिल होती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। अब ऑप्टिकल मीडियम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? ऑप्टिकल मीडियम का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से लाइट पास हो सकती है, जैसे हवा में से लाइट पास हो सकती है, पानी में से लाइट पास हो सकती है, ग्लास में से लाइट पास हो सकती है, किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में से लाइट पास हो सकती है, तो ये सभी ऑप्टिकल मीडियम। अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ऑप्टिकल मीडियम वन की डेंसिटी कम हो और ऑप्टिकल मीडियम टू की डेंसिटी ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, तो आपको पता है एयर की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऑप्टिकल मीडियम वन की डेंसिटी ज्यादा और ऑप्टिकल मीडियम टू की डेंसिटी कम हो। मिसाल तौर पर ऊपर जो है वाटर है और नीचे एयर है, या मिसाल के तौर पे ऊपर जो है वो वाटर है और नीचे जो है वो ग्लास है, तो ग्लास की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। तो आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दो बातें हो सकती हैं। या तो ऑप्टिकल मीडियम वन की डेंसिटी ज्यादा होगी और ऑप्टिकल मीडियम टू की डेंसिटी कम होगी, या फिर ऑप्टिकल मीडियम वन की डेंसिटी कम होगी और ऑप्टिकल मीडियम टू की डेंसिटी ज्यादा होगी। बॉटम लाइन ये है कि जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो या तो लाइट कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जाएगी, या फिर लाइट ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी वाले मीडियम में जाएगी। अब दोनों सिचुएशंस में जो जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा। अगर लाइट जो है वो कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जाती है तो उसकी रिफ्रैक्शन डिफरेंट होगी, और अगर लाइट जो है वो ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी वाले मीडियम में जाएगी तो फिर उसकी रिफ्रैक्शन डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये पहले सिचुएशन को देखें इधर, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऊपर है एक लेस डेंस मीडियम और नीचे है एक मोर डेंस मीडियम, या जिसे आप डेंसर मीडियम भी कह सकते हैं। यानी कि ऊपर वाली मीडियम की डेंसिटी कम है और नीचे वाले मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है। अब जब लाइट एक कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में आती है तो आप देख सकते हैं कि लाइट का ओरिजिनल पाथ जो है वो ये है, लेकिन लाइट बेंड इस तरफ हो गई, यानी कि लाइट जो है नॉर्मल से करीब हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट अगर कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जब लाइट जो है वो कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जाती है तो फिर क्या होता है, फिर लाइट जो है वो बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, यानी कि लाइट जो है अगर वो कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल से करीब हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल आई जो है वो बड़ा होगा और एंगल आर जो है वो छोटा होगा। जब लाइट जो है वो कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम की तरफ जाएगी, यानी कि जब लाइट जो है वो लेस डेंस मीडियम से मोर डेंस मीडियम यानी कि डेंसर मीडियम में जाएगी, तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने की वजह से जो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड अनदर थिंग, और वो क्या है, वो ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होगी। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। जाकर तुमने लेट ज्वाइन किया है, ये नॉर्मल वगैरह सब मैं शुरू में बता चुका हूँ। तुम शुरू की रिकॉर्डिंग देख लेना, तो उसमें सब कुछ लिख उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखें कि जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और इस तरह से जा रही है कि पहले वाले मीडियम की डेंसिटी कम है और दूसरे वाले मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर जो है एयर है और नीचे जो है वाटर है, तो आपको पता है एयर की डेंसिटी कम होती है तो एयर एक लेस डेंस मीडियम होगा, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है तो वाटर एक डेंसर मीडियम होगा। तो जब लाइट एक कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी मीडियम में जाती है तो क्या होता है, लाइट नॉर्मल के करीब हो जाती है, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है कम हो जाएगा कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर लाइट एक ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम की तरफ जाती है, अगर लाइट एक ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से लेकर कम डेंसिटी वाले मीडियम की तरफ जाती है तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। यानी कि लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन लाइट इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई कि नॉर्मल से और ज्यादा दूर हो गई। लाइट इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई कि नॉर्मल से और ज्यादा दूर हो गई। यानी कि जब लाइट जो है वो ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम की तरफ जाएगी तो फिर लाइट किस तरफ बेंड होगी, तो फिर लाइट जो है वो बेंड होगी, लेकिन लाइट इस तरह बेंड होगी कि नॉर्मल से और ज्यादा दूर हो, यानी कि लाइट इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई कि नॉर्मल से और ज्यादा दूर हो गई। यानी कि जब लाइट जो है वो ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम की तरफ जाएगी तो फिर लाइट किस तरफ बेंड होगी, तो फिर लाइट जो है वो बेंड होगी, लेकिन लाइट इस तरह बेंड होगी
कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। ठीक है, जब लाइट ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम की तरफ जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब लाइट कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जा रही थी तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, लेकिन जब लाइट ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी वाले मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा बड़ा होगा। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि कम डेंसिटी वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है कंपेयर टू डेंसर मीडियम। सो बॉटम लाइन ये है कि जब लाइट जो है लेस डेंस मीडियम से ज्यादा डेंस मीडियम में जाएगी तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, और लाइट की स्पीड भी कम हो जाएगी। और जब लाइट जो है ज्यादा डेंस मीडियम से कम डेंस मीडियम में जाएगी तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बढ़ जाएगा कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये जो है हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को तफसील के साथ जो है डिस्कस कर लिया। आई होप कि बात आप लोगों की समझ में आई भी हो। चलिए अब और आगे चलते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बेचारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है, अगला जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक रे ऑफ लाइट को जो है ग्लास के, एक ग्लास का स्लैब है इसके अंदर एंटर किया। तो आप देख सकते हैं कि रे ऑफ लाइट जो है वो सीधी ट्रेवल नहीं किया बल्कि वो बेंड हो गई, और जब बाहर निकली तो भी बेंड हो गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रे ऑफ लाइट जो है इस ग्लास के ब्लॉक के अंदर एंटर होते वक्त भी बेंड हो रही है, और ग्लास के ब्लॉक से निकलते वक्त भी बेंड हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जब लाइट ग्लास के ब्लॉक में एंटर होती है तो यहाँ पर अभी मीडियम एयर है, और ये मीडियम क्या हो गया, ग्लास। जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्शन होता है। और यही लाइट जब ग्लास से एयर में वापस आएगी तो फिर दोबारा से मीडियम चेंज हो रहा है, तो फिर से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी मीडियम का होता है। जैसे कि अभी हम पानी की बात कर रहे थे, हम ग्लास की बात कर रहे थे, हम हवा की बात कर रहे थे, ये सब मीडियम है, ये सारे ऑप्टिकल मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम की प्रॉपर्टी। जैसे किसी मीडियम की डेंसिटी होती है, किसी मीडियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसी मीडियम का जो है और दूसरे कांस्टेंट होते हैं, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है एक मीडियम का कांस्टेंट। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम से। यानी कि मिसाल के तौर पे मुझे जो है, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मालूम करना है, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मालूम करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लूंगा। पहले स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको याद होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है वो होती है 3 × 10⁻⁸ सबसे पहले मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लूंगा, और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड करूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से। यानी कि जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उस मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे मैं डिवाइड करूंगा किसको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फिक्स है, वो आपको पहले से पता होगी, 3 × 10⁸ इस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम से। दैट मीडियम का मतलब क्या है, दैट मीडियम का मतलब वो मीडियम है जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं। तो जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं उस मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे अगर आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड करेंगे तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो निकल, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड अपॉन स्पीड है, तो मीटर पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर रहा है। जब आप दो सेम क्वांटिटीज को डिवाइड करेंगे तो दोनों की यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी और ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी बन जाएगी। यानी कि आसान जबान में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे आपको आइडिया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए।
क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है वो मीडियम कौन सा मीडियम है? वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ठीक है, आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना गिवन है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जो है वो 1.33 गिवन है आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो 1.33 आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से आप ये बताएं कि वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होती है। वाटर की का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.33। अब इसके जरिए कैलकुलेट करें कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है। सबसे पहले मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बराबर होना चाहिए किसके? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 × 10⁸ होती है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड है, उसको हम v से शो करते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 1.33। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता होना चाहिए 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में मालूम नहीं, इसको हमने v कहते हैं। यहाँ से अगर हम v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो v बराबर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। सॉल्व करेंगे तो गालिबन इसका आंसर जो है 2.26 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड आता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है यहाँ तक सब लोगों के? अच्छा जी, उसके बाद साइड में देखें एक नोट लिखा हुआ है, ये नोट पढ़े जरा सब लोग गौर से। नोट में क्या लिखा हुआ है? इस नोट में लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज टेकन एज 1 बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कह रहे हैं एयर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, इसमें से लाइट पास हो सकती है, तो एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है। इसलिए 1 होता है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है और जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है वो ऑलमोस्ट बराबर होती है। यानी कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालूंगा मिसाल के तौर पे यहाँ पर, तो मैं ऊपर लिखूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फिर मैं नीचे लिखूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तकरीबन बराबर होती है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को 1 लेते हैं। अच्छा, तो आपने लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है साइन आई अपॉन साइन आर नहीं होता। नहीं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन नहीं है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मालूम करने का एक फॉर्मूला है, बट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये डेफिनेशन क्यों नहीं है ये भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर का हम 1 लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 क्यों लेते हैं, तो इस बात का जवाब ये है कि हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए 1 लेते हैं क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है और जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है दोनों तकरीबन बराबर होती है। जब आप जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे एयर का, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को जब आप स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से डिवाइड करेंगे तो दोनों तकरीबन बराबर होते हैं। इसलिए जो है इसका रेशो क्या आएगा, उसका रेशो जो है वो 1 आएगा। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पर हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैलकुलेट कैसे करें। पहली एग्जांपल क्या है? पहली एग्जांपल ये है कि ये एयर है, एयर से रे ऑफ लाइट किसी और मीडियम में जा रहा है। अब एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 होता है। और फर्स्ट करें जिस मीडियम में ये जा रहा है, ये रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से शो करते हैं मिसाल के तौर पर। तो एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम इज एयर and the second medium can be anything, and the refractive index of second medium is let's say n। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम होगा वो बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का आप साइन लेंगे और उसको आप डिवाइड कर देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन से। तो ये n इज इक्वल टू साइन अपॉन साइन आर का जो फॉर्मूला भी था तुम जो मुझे बता रहे थे, ये फॉर्मूला सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब लाइट जो होती है वो एयर से किसी और मीडियम में जा रही है। लेकिन फर्ज करें कि अगर लाइट किसी और मीडियम से एयर में जा रही है, लाइट किसी और मीडियम से एयर में जा रही है और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमें पता ही है 1 होता है। तो जब लाइट किसी और मीडियम से एयर में जाती है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर नहीं होता,
वो साइन आर अपॉन साइन आई के बराबर। ये बात ध्यान में रखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम जो है वो साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर सिर्फ उस सूरत में होगा कि अगर लाइट जो है एयर से उस मीडियम में जा रही है। लेकिन लाइट अगर मीडियम से एयर में जा रही है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो साइन आई अपॉन साइन आर नहीं होगा, बल्कि फिर वो साइन आर अपॉन साइन आई होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि लाइट जो है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यहाँ पर एयर नहीं है। मिसाल के तौर पर लाइट जो है फर्ज करें कि वो वाटर से, ये एक वाटर से कहाँ जा रही है, वो वाटर से ग्लास में जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी मीडियम एयर नहीं है। अब फर्ज करें कि ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n2 है। तो यहाँ पर फिर n2 अपॉन n1 जो है वो साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर है। अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और दोनों मीडियम में से अगर एक मीडियम एयर नहीं है, दोनों मीडियम जो है वो एयर नहीं है बल्कि कुछ और है, तो फिर यहाँ पर दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने n1 कह दिया, दूसरे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने n2 कह दिया। तो n2 अपॉन n1 जो है वो साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर है। n2 अपॉन n1 जो है वो साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर है। चलिए जब और आगे चलते हैं, उसका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल को हम स्मॉल सी से शो करते हैं। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को जो है हम स्मॉल सी से शो करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल ये होता है कि जब लाइट किसी एक ज्यादा डेंस मीडियम से किसी लेस डेंस मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है कि क्रिटिकल एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। और मैंने आगे उसको मजीद इलेबोरेट किया हुआ है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ लेस डेंस मीडियम। अब देखें इस चीज को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फर्ज करें कि हमारे पास जो है वो ये दो मीडियम है, ठीक है। नीचे वाला मीडियम जो है वो ज्यादा डेंसिटी वाला मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। और ये ऊपर वाला मीडियम जो है कम डेंसिटी वाला मीडियम है, यानी कि ये लेस डेंस मीडियम। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में एंटर होने की कोशिश कर रही है, यानी कि इंसिडेंट रे होगी। अब अगर आप जहां पर इंसिडेंट रे टकरा रही है वहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या कहलाएगा? ये परपेंडिकुलर नॉर्मल कहलाएगा। अब ये इंसिडेंट रे जो है इसका ओरिजिनल पाथ तो ये है, इस इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ तो ये है। लेकिन आप मुझे जल्दी से ये बताएं कि अब इसको नॉर्मल की तरफ बेंड होना चाहिए या नॉर्मल से अवे बेंड होना चाहिए? जल्दी बताएं, चैट में बताएं। ये रे ऑफ लाइट जब दूसरे मीडियम में एंटर होगी ऊपर वाले मीडियम में, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड? हाँ जी, रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ये रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाती है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब लाइट डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड। तो ये लाइट का ओरिजिनल पाथ तो ये है, ठीक है। लाइट का ओरिजिनल पाथ तो ये है, लेकिन लाइट जो है वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, यानी कि लाइट क्यों हो जाएगी, इस तरह बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से हमेशा ज्यादा होगा, और ये बात हमने वहां पर ऊपर भी लिखी थी। अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना कर दें
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दें, इतना कर दें एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा। और अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो आप देखेंगे कि लाइट जो है बाउंड्री पर आ जाए, और जब रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री पर आ जाएगी तो रिफ्रैक्शन का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऊपर देखें डायग्राम में ये हुआ, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट इधर आ गई, बाउंड्री पर आ गई दोनों मीडियम पे। और बाउंड्री पर आने का मतलब है कि लाइट का रिफ्रैक्शन का एंगल जो है कितना हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के 90 डिग्री होने पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा 90 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा कम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। तो जो 90 से कम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहेंगे, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल। मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल में जब लाइट ग्लास से एयर में जाती है तो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। यानी कि जब लाइट ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही होगी तो जिस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री होगा, उस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 42 डिग्री क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये ग्लास का क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अब यस जाकिर, ये 90 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। अब ये सिर्फ ग्लास के लिए है, कोई और मीडियम होगा तो क्रिटिकल एंगल हो सकता है 48 हो सकता है किसी का क्रिटिकल एंगल 60 हो सकता है किसी का क्रिटिकल एंगल 35 हो, वो मीडियम टू मीडियम वेरी कर। लेकिन क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है। और ऐसा कब होता है, ऐसा उस वक्त होता है जब लाइट जो है वो एक ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से एक कम डेंसिटी वाले मीडियम में एंटर, जब लाइट एक डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाती है तो फिर लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होते होते जब लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा तो उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज पे जरा और गौर करें, अगर मैं यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा कर दूं, 42 से भी बढ़ा दूं, तो लाइट और बेंड होगी। जब लाइट और बेंड होगी तो आप देखेंगे लाइट फिर सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। और जब लाइट मजीद बेंड होकर सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, तो सेम मीडियम में जब लाइट वापस आती है तो फिर उसको हम रिफ्रैक्शन नहीं कहते, फिर उसको हम क्या कहते हैं, फिर उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये वाला जो रिफ्लेक्शन है क्या कहलाता है, ये वाला रिफ्लेक्शन कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये वाला रिफ्लेक्शन फिर क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हमने आगे यहाँ पर एक्सप्लेन किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट ये कहता है कि देखें अभी अभी क्या हो रहा है, लाइट जो है ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम में जा रही है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, और अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर। लेकिन अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दें, उसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दें, तो फिर लाइट जो सेम मीडियम में वापस आ जाए। और लाइट के सेम मीडियम में वापस आने को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि when angle of incidence exceeds critical angle, then light reflects back in the same medium. This is called total internal reflection of light. यानी अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दें कि वो क्रिटिकल एंगल को भी एक्सीड कर जाए, तो फिर लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। और फिर जब लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट जो है वो हमने इस मीडियम में हमने ये मिसाल के तौर पर ये इस कंटेनर के अंदर पानी रखा हुआ है। अब ये पानी में से लाइट निकलकर एयर में जा रही है, ऊपर एयर है नीचे पानी है, यानी कि लाइट जो है ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम में जा रही है। अब ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस वक्त उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लाइट दूसरी मीडियम में जाने के बजाय सेम मीडियम में वापस आ रही है। सेम मीडियम में वापस आने का मतलब है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मैंने आपको पिक्चर दिखाई, ओरिजिनल पिक्चर। ये देखें यहाँ पर लाइट जो है ये एक डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जा रही है,
और लाइट इस तरह जा रही है कि लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस वक्त क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर चुका है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो लाइट बजाय जो है दूसरे मीडियम में जाने की या बजाय 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होने के लाइट सेम मीडियम में वापस आती है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। एक बात याद रखें, रिफ्लेक्शन कोई सा भी हो, नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर, चाहे रिफ्लेक्शन कोई सा भी हो रहा हो, चाहे वो एक नॉर्मल जो है वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा हो या वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा हो। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आपस में बराबर। लिहाजा अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए क्या दो शर्तें, तो दो शर्तें आपकी निगाहों के सामने। पहली शर्त यह है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ लेस डेंस मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए जरूरी है कि लाइट जो है वो एक ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से एक कम डेंसिटी वाले मीडियम की तरफ ट्रेवल करे। लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ लेस डेंस। मिसाल के तौर पर अगर लाइट जो है वो वाटर से एयर में जा रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है और एयर की डेंसिटी कम होती है। लेकिन लाइट अगर एयर से वाटर में जा रही है तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो लाइट अगर एयर से वाटर में ट्रेवल करेगी तो वो लेस डेंसिटी वाले मीडियम से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जाएगी और वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जा रही हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर चुका हो। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर चुका है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो बॉटम लाइन ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि लाइट जो है ज्यादा डेंसिटी वाले से कम डेंसिटी वाले मीडियम की तरफ ट्रेवल करे, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर चुका है। ये दो एप्लीकेशंस हैं जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को इस्तेमाल करते हैं। एक एप्लीकेशन जो है फाइबर ऑप्टिक्स की है और एक एप्लीकेशन जो है वो पेरिस्कोप की है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है बुक, अगर आपके पास कोई फिजिक्स की बुक है तो ये फाइबर ऑप्टिक और पेरिस्कोप के बारे में कोई एक एक पैराग्राफ जरूर पढ़ लीजिएगा कि फाइबर ऑप्टिक में किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस्तेमाल होता है और पेरिस्कोप में किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ इस्तेमाल होता है। वाली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। फाइबर ऑप्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी दुनिया भर का इंटरनेट जो है फाइबर ऑप्टिक पे चल रहा है। पेरिस्कोप जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने कभी देखा हो फिल्मों में देखा होगा, जाहिर है ये जो सबमरीन होती हैं, आबदोज जो होती है, ये सबमरीन जब पानी के अंदर होती हैं तो आपको पानी के ऊपर देखने के लिए आप उसमें एक पाइप निकालते हैं और फिर इसमें आग लगा के देखते हैं तो आपको पानी की सरफेस के ऊपर का नजर आता है। ये चीज बेसिकली पेरिस्कोप कहलाती है। इसके अंदर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है। ये हमारा जो है रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी कि चैप्टर के दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब इसके भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसी तरह से अब हम जो है रिफ्रैक्शन के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें रिफ्रैक्शन के बारे में एक अच्छा आइडिया हो जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, क्या रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ लेजर पासिस इनटू अ सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक, व्हाट इज शोन एट एम। एम पर क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट एम तक पहुंची, दूसरे मीडियम में गई और बेंड हो गई, यानी कि बेसिकली यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो, यहाँ पर डिस्पर्जन नहीं हो रहा। रेयर फ्रैक्शन तो आपका बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है और ना ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन होता है। यानी कि इस डायग्राम में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और आपको उसकी डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस डायग्राम में बेसिकली कौन सा फिनोमेना हो रहा है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। इसमें कह रहा है कि कौन सी डायग्राम है जिसमें लाइट का पाथ गलत बना, कौन सी डायग्राम है जिसमें लाइट का पाथ गलत बना। इन चार डायग्राम्स में से तीन डायग्राम्स में लाइट का पाथ बिल्कुल सही बना हुआ है, लेकिन एक डायग्राम ऐसी है कि उसमें लाइट का पाथ गलत बना हुआ है। हमें बताना है कि वो लाइट, कौन सी लाइट का पाथ गलत है, ठीक है। पहले डायग्राम में लाइट वाटर से एयर में जा रही है और आप देख सकते हैं ये बेंड हो रही है। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो लाइट जो है वो जब वाटर से बाहर निकली
मिसाल के तौर पे पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये नॉर्मल है। अब लाइट जो वाटर में ट्रेवल कर रही थी, तो लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, लेकिन लाइट जो है वो बेंड हो गई। तो जब ये लाइट बेंड हुई है, तो ये लाइट नॉर्मल के करीब हो गई, बेंड होने के बाद ये अवे हो गई। ये लाइट जो है नॉर्मल से अवे हो गई। पहले लाइट का रास्ता ये था, अपने लाइट का रास्ता ये रही, यानी कि लाइट नॉर्मल से दूर हो। लाइट जा रही है वाटर से एयर में, यानी कि लाइट जा रही है ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी वाले मीडियम। और हमने पढ़ा है कि जब लाइट ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी वाले मीडियम में जाती है, तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइट यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो रही है। लाइट यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो रही है। तो ये बिल्कुल सही डायग्राम है, इसमें कोई गलती नहीं। दूसरी डायग्राम में देखें तो लाइट एयर से ग्लास में एंटर हो रही है। लेकिन आप एक चीज पे गौर करें, इस चीज को आप समझते हैं ये किस चीज का साइन है, ये साइन किस चीज का है? अगर आपको पता हो, ये जो साइन है ये साइन 90 डिग्री का साइन, जिसे आप परपेंडिकुलर का साइन भी कहते हैं। यानी कि लाइट जो है जब मीडियम में एंटर हो रही है तो 90 डिग्री के पे ऐड हो रही है। जब लाइट 90 डिग्री पर किसी भी मीडियम के अंदर एंटर होती है तो उसका कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता, क्योंकि 90 डिग्री पर ही नॉर्मल बनता है और नॉर्मल के ऊपर ही लाइट बन रही है। तो अगर कोई लाइट किसी मीडियम में ऐसे एंटर हो कि वो मीडियम के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, यानी कि वो नॉर्मल के साथ हो, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मली एंटर होना। और जब लाइट किसी मीडियम में नॉर्मली एंटर होती है तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती, बल्कि वो बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। ठीक है, तो लाइट जो है वो ये बिल्कुल सीधी क्यों गुजर रही है, क्योंकि वो नॉर्मली एंटर होती है। और जब लाइट किसी मीडियम में नॉर्मली एंटर होती है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर एंटर होती है, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं आती, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट बिल्कुल सीधी चली जाती है। लाइट बिल्कुल सीधी यहाँ चली गई, और फिर ग्लास से वो लाइट इसलिए बाहर नहीं निकली होगी क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया होगा, और लाइट फिर बाहर निकल कर फिर सीधी चली गई, क्योंकि परपेंडिकुलरली मीडियम से बाहर निकली है। तो लिहाजा इस डायग्राम में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, ये डायग्राम भी बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। सी पर आ जाएगा। सी में सबसे पहले क्या हुआ, सी में लाइट जो है वो परपेंडिकुलरली एंटर हुई मीडियम में, और जब लाइट परपेंडिकुलरली एंटर होती है तो बिल्कुल सीधी जाती है। अब यहाँ पर इस जगह लाइट जो बाहर निकल रही है, तो अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक है, नॉर्मल ऐसा ड्रॉ होगा, और यहाँ पर यहाँ पे नॉर्मल ऐसा ड्रॉ होगा, और जो लाइट का ओरिजिनल पाथ था वो ये था। लेकिन लाइट आप देख सकते हैं कि नॉर्मल से दूर हो गई। तो क्या लाइट को नॉर्मल से दूर होना चाहिए? लाइट को नॉर्मल से दूर होना चाहिए, क्योंकि लाइट परस्पेक्स से एयर में जा रही है। परस्पेक्स अल्लाह बेहतर जानता है क्या चीज होती है, परस्पेक्स गालिबन कोई प्लास्टिक होती है, लेकिन बाहर जो भी चीज होती है एयर से तो ज्यादा डेंसिटी होती होगी ना उसकी, तो वो ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी वाले मीडियम में जा रही है। और जब लाइट ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी वाले मीडियम में जाती है तो उसको नॉर्मल से अवे बैंड होना चाहिए, और यहाँ पे नॉर्मल से अवे बैंड हो रही है लाइट, यानी कि ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाए डी पे। डी में कह रहा है कि लाइट जो है इस मीडियम में परपेंडिकुलरली एंटर हो रही है। तो परपेंडिकुलर एंटर होने का तो उसको बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था ना, लेकिन लाइट बजाय सीधा जाने के लाइट बेंड हो रही है, तो लिहाजा ये गलत है। लिहाजा ये गलत है, तो लिहाजा फिर यही डायग्राम हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें सवाल में उसने पूछा था कि कौन सी डायग्राम में लाइट का पाथ गलत दिखा है। तो ऑप्शन डी में हमने लाइट का पाथ गलत दिखाया हुआ है, क्योंकि आप लाइट को मीडियम में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं और उसको बेंड कर रहे हैं। जब लाइट परपेंडिकुलरली मीडियम में एंटर होती तो बेंड नहीं होती, बल्कि बिल्कुुल सीधी सिराते मुस्तकीम पे चलती है। इसलिए डी हमारा आंसर है। ठीक है जी, तो आई होप कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ अ ग्लास ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 40 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, द ग्लास ब्लॉक इज इन एयर, यानी कि लाइट कहां से जा रही है, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है। अब ये कह रहा है ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, वो 1.46 है। तो अभी बताएं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ग्लास ब्लॉक में कितना बनेगा। पहले तो आप ये समझ लें यहाँ पर कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। तो हमने पढ़ा था कि जब लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जाती है तो उस वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो होता है वो बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर की। ये फॉर्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जा रही होती है।
तो यहाँ पर लाइट एयर से किसी मीडियम में जा रही है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको गिवन है 1.46। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.46, ठीक है। साइन आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 40 डिग्री, और साइन आर की वैल्यू आपको मालूम। थोड़ा सा मैथमेटिक्स चाहिए होगा। साइन आर बराबर होगा किसके? साइन 40 डिग्री डिवाइड बाय 1.46, और आर जो बराबर होगा साइन इनवर्स साइन 40 डिग्री डिवाइड बाय 1.46। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त कैलकुलेटर नहीं है, तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं इसका आंसर क्या है, जल्दी जरा। ट्वेंटी 6.1 आ रहा है, ताहा महमूद के मुताबिक 26.1 आ रहा है। तो अगर इसका आंसर 26.1 आ रहा है, इसका मतलब है कि फिर इसका आंसर ए होना चाहिए। वाला आप लोग खुद भी कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। अगर इसका आंसर 26 आता है तो ए होगा, और इसका आंसर 27 आता है तो फिर वो बी। वट जो भी आंसर आ जाए ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि लाइट स्ट्राइक्स ऑन द टॉप सरफेस ऑफ अ ग्लास ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। तो क्या 15 डिग्री यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है? मेरे सवाल का जवाब दें, क्या 15 डिग्री यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है? जल्दी जल्दी जवाब दें, क्या 15 डिग्री यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस डायग्राम में? ठीक है जी, ताहा ने कहा कि यस, तो उसका जवाब होगा नो। देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, वो तो आप नॉर्मल से नापते हैं ना। तो नॉर्मल से अगर नापेंगे तो ये बनेगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेसिकली 15 डिग्री यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर जो होगा वो होगा 90 माइनस 50, यानी कि 75। देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो या रिफ्रैक्शन जो हमने शुरू में पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है। तो ये 15 डिग्री जो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल थोड़ी है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में तो ये एंगल होगा ना, आई। और ये जो एंगल आई है डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि 90 माइनस 15 के बराबर है, इनके 75 डिग्री। बाकी सवाल वैसे ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आपको चाहिए, बिल्कुल सेम वही सवाल है जो हमने ऊपर किया था। वही सवाल है जो हमने भी ऊपर किया था। वैल्यू अप्लाई करेंगे तो 1.5 बराबर होगा किसके? साइन आई, आई का मतलब है 75, डिवाइड बाय साइन आर। तो आर बराबर होगा किसके? आर बराबर होगा साइन इनवर्स साइन 75 डिवाइड बाय 1.5। एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन। इसका आंसर बताएं जरा कितना आ रहा है। साइन 75 डिवाइड बाय 1.5 और फिर उसका इनवर्स साइन। बताएं जरा आंसर कितना आ रहा है। 40.08। ठीक है जी, तास आपके बकौल 40.08 आ। तो 40.08 का मतलब क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल आर होगा यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, द रे ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 is incident on the surface as shown. The light enters here. So what is the angle between the refracted ray and the normal in air? देखें, ये एक रे ऑफ लाइट है, ये किसी मीडियम से जो है वो एयर में जा रहा है। तो जब ये मीडियम से एयर में जाएगी तो उसका ओरिजिनल पाथ तो ये है, लेकिन चूंकि मीडियम से एयर में जा रही है यानी कि ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। और फिर ये जो होगा ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, 30 डिग्री आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों आप नॉर्मल से नापते हैं। अब ये वो केस हो गया जहां पे लाइट एयर से मीडियम में नहीं जा रही, मीडियम से एयर में जा रही है। तो यहाँ पर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो साइन आई अपॉन आर आर के बराबर नहीं होगा, बल्कि साइन आर अपॉन साइन आई के बराबर। मैंने आपको 3 केस बताए थे ना। तो पहला केस ये था कि जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर।
लेकिन लाइट अगर किसी मीडियम से एयर में जाती है तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आर अपॉन साइन आई के बराबर। अब यहाँ पर अगर हमें रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर मालूम करना है तो एन की वैल्यू तो आपको दी हुई है 1.8, ये एन की वैल्यू दी हुई है। साइन आर में से आर हमें मालूम करना है और आई हमें दिया हुआ है 30। साइन 30 होता है 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.8 बराबर होगा साइन आर, या फिर आर सिंपली बराबर होगा साइन इनवर्स 0.9। और निकालें साइन इनवर्स 0.9 कितना आ रहा है जरा बताएं। साइन इनवर्स 0.9 निकालें, देंगे कितना आ रहा है। 62.15 यानी तकरीबन 64। ठीक है जी, 64 जो है वो यहाँ पर आपका आंसर होगा। 64.15 पर है, हाँ तो वही 64 हो गया ना। ठीक है जी, चलो जी और आगे चलते हैं। क्या लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास ब्लॉक एज शोन, सो विच एंगल इज द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट इन द ग्लास। यहाँ पे चार एंगल दिए हुए ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल, जरा बताएं देखिए। ये डायग्राम अभी तक मेरे ख्याल से आपके सामने नहीं आई, अब आ गई। मेरे ख्याल से इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है शायद। ये डायग्राम आपके सामने आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर। इस डायग्राम में चार एंगल्स दिए हैं। एक एंगल जो है वो एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है और एक एंगल डी है। तो इन चारों एंगल्स में ए बी सी डी में से किस एंगल को आप क्रिटिकल एंगल, ये चार एंगल्स हैं ए बी सी डी, इन चारों में से किस एंगल को क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये आ रहा है डी। ठीक है, डी हमारे लिए क्रिटिकल एंगल थोड़ी होगा, तो 90 डिग्री है। कि 90 डिग्री किस क्रिटिकल किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हो रहा है, इस 90 डिग्री के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंस एंगल ये होगा बी। तो बी हमारे लिए क्रिटिकल एंगल है क्योंकि बी पर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। तो बी यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, बी यहाँ पर क्रिटिकल एंगल। ठीक है जी। क्योंकि क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री डी पर आ रहा है, लेकिन ये 90 डिग्री जो है ये क्रिटिकल एंगल थोड़ी है। ये 90 डिग्री का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बी है। तो बी यहाँ पर क्रिटिकल एंगल। अगेन फिर वही सवाल आ गया, ये बताएं कि यहाँ पर जो है वो लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास is incident on a glass air boundary. The angle of incidence of the light is greater than the critical angle. यहाँ पर जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन सी लाइट शो कर रही है, ए बी सी या डी। देखें इसमें डी तो रिफ्रैक्शन शो कर रही है, रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो नहीं सकता। सी यहाँ पे 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्शन बी दिखा, तो आंसर बी हो जाए। देखिए रिफ्लेक्शन यहाँ पर ए भी दिखा रहा है, लेकिन ए का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर नहीं होगा। जबकि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि रिफ्लेक्शन कोई सा भी हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही, इसलिए बी इज द बेस्ट चॉइस। चलिए बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके इसका आंसर बताएं और मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि आंसर सही क्या होगा। उसके बाद बस हम क्लास आज की क्लास को वाइंड अप करें। हाँ इस क्वेश्चन को पढ़े सब लोग और से अच्छी तरह से और फिर मुझे इसका आंसर बताएं आप।
अच्छा भी देखें, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब में से कुछ लोगों ने आंसर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से आंसर सही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक प्लास्टिक ट्यूब है जिसको आपने एक ऐसे लिक्विड में डुबोया हुआ है जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। ये प्लास्टिक की ट्यूब है और उसके चारों तरफ एक लिक्विड है। उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 1.4 है। लाइट इज ट्रेवलिंग इन प्लास्टिक ट्यूब, strikes the inside surface of at an angle of incidence of 70 degree, the light undergoes total internal reflection। यानी कि यहाँ पर लाइट जो है इस मीडियम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 है, इन बजाय बाहर जाने के यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए दो कंडीशन होती हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो चूंकि 70 डिग्री पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 डिग्री जो है वो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। दूसरी कंडीशन जो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, वो ये होती है कि लाइट जो है वो ज्यादा डेंसर से कम डेंस मीडियम में जा रहा है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक ट्यूब जो है वो डेंसर मीडियम है और जो लिक्विड है वो उसकी डेंसिटी कम है। जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है। तो कम डेंसिटी वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.4 है, तो प्लास्टिक ट्यूब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्रेटर देन 1.4 होना चाहिए। ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल जो होगा वो 70 डिग्री से कम होगा, बिकॉज 70 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो है लेस देन 70 होगा और प्लास्टिक ट्यूब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.4 से ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी। ठीक है जी। तो ये हमारी लाइट की सेक्शन का पहला जो है पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे बात करी। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो लेंसेज का है और लेंसेज वाली क्लास इंशाल्लाह हमारी कल होगी, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल। ये मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है और रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह ताला यूट्यूब चैनल पे जो शेयर कर दूंगा और आपको लिंक भी भेज दूंगा।